नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इंडक्शन मोटर के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर था वो टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर था। तो टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नो लोड टेस्ट होता है, दूसरा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर है। तो टॉपिक है मेरा ब्लॉक रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जैसा भी बताया था टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इसमें दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक नो लोड टेस्ट और दूसरा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट को हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज जो टॉपिक है मेरा ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट को क्या करना होता है, मुझे रोक दिया जाता है। अब रोकेंगे कैसे, ऐसा थोड़ा ना कि भाई स्टार्ट करके रोकेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके शाफ्ट को इस बेल्ट के थ्रू क्या करेंगे, रोक देंगे। रोकने के बाद इसको हम सप्लाई देंगे। तो हमें क्या चाहिए, इससे हमें टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग हम लोग बता दिए थे क्यों की जाती है, टेस्टिंग में हमें पैरामीटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो नो लोड टेस्ट से हम लोग क्या ज्ञात किए थे, शंट पैरामीटर ज्ञात किए थे। तो शंट पैरामीटर में क्या निकला था, मुझे जो x1 निकला था, ये x1 प्लस ये xm आया था, और क्या था, नो लोड लॉसेज आया था। नो लोड लॉसेज मीन्स रोटेशनल लॉसेज भी बोलते थे, उसमें कोल लॉस और प्लस मैकेनिकल लॉस होते थे। क्लियर है। आज हम स्टडी कर रहे हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या ज्ञात करते हैं, इसमें आपका सीरीज पैरामीटर और वेरिएबल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ फाइनल। तो इसमें हमने वही लिखा, यह टेस्ट ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होती है। अब आप बोलेंगे भाई ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह क्यों होता है, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, अगर आपको याद होगा इक्विवेलेंट सर्किट जो था अभी हम लोग बनाए थे, यह जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन पर एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ की जब एस की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 1 माइनस 1/1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने का अर्थ है कि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गई। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, यह ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होती है। इस टेस्ट में रोटर को पुल्ली और बेल्ट, ये आपका पुल्ली है और ये आपका बेल्ट है, पुल्ली और बेल्ट के द्वारा ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। तो ब्लॉक कर दिया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम कैसे क्या ज्ञात करते हैं, सीरीज ब्रांच का पैरामीटर। सीरीज ब्रांच का पैरामीटर क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका सीरीज का ब्रांच का पैरामीटर है, ये ज्ञात करते हैं। मतलब R1 X1 R2 डैश और X2 डैश हम यहाँ लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमने बता चुके इसका बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है यहाँ पे इंडक्शन के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए रिफर्ड टू वाले में ये भी रिफर्ड है, इसलिए यहाँ पर डैश होना चाहिए। अगर नहीं भी लिखते कोई सिग्निफिकेंट यहाँ नहीं है। अब हमने क्या किया, ये हम ज्ञात करते हैं। दूसरा हमने क्या बोला, वेरिएबल लॉस ज्ञात करते हैं। वेरिएबल लॉस का दो तरह के लॉसेज होते हैं हर मशीन में, एक कांस्टेंट लॉस होता है, दूसरा वेरिएबल लॉस होता है। कांस्टेंट लॉस वो होता है कि किसी भी समय उसका जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बदलेंगे नहीं किसी भी लोड पर। और वेरिएबल लॉस क्या होते हैं, अलग अलग लोड पर वो क्या होगा, उसका लॉसेज क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसलिए उसको वेरिएबल लॉसेज कहते हैं। तो वेरिएबल लॉस में क्या होता है, जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, क्योंकि क्या होता है, लोड बढ़ाने पर करंट बदलेगा, और करंट बदलेगा तो P/I²R भी क्या होगा, बदलेगा। इसलिए कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं, और कोल लॉस को क्या बोलते हैं, कोल लॉस और मैकेनिकल लॉसेज को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए फिर बोल रहे हैं, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो आपका ये 1 माइनस S/S R2, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जैसा अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, क्योंकि S की वैल्यू 1 होती है। इसलिए यह ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के सिमिलर होता है। अब आप सोचेंगे ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट में हम लोग क्या ज्ञात करते थे, अगर याद होगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी हम लोग सीरीज पैरामीटर और
कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर भी क्या ज्ञात कर रहे हैं, सीरीज पैरामीटर और कॉपर लॉस ज्ञात कर रहे हैं। और नो लोड मतलब अगर यहाँ पर हम नो लोड करते हैं और ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या ज्ञात करते थे, कोल लॉस ज्ञात करते थे जिसको कांस्टेंट लॉस बोलते थे, और शंट पैरामीटर ज्ञात करते थे। यहाँ पर भी क्या ज्ञात करेंगे, ओपन मतलब नो लोड टेस्ट में, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर भी हमने वही पढ़ा था कि इसमें हम लोग शंट पैरामीटर और मैकेनिकल लॉस और कोल लॉस ज्ञात करते हैं, जो कि दोनों वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है जो कि आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो वही हमने लिखा है NR=1 होगा, इसलिए S की वैल्यू 1 हो जाएगा, S की वैल्यू, और ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट में रेटेड करंट फ्लो करते हैं। रोटर की ब्लॉक होने के कारण लो वोल्टेज पर ही रेटेड करंट बहने लगता है। क्या होता है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, अभी हमने क्लियर किया था, एक नो लोड टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किटेड टेस्ट, या यहाँ ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो जो नो लोड टेस्ट होता है उस पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग रेटेड करंट अप्लाई करते हैं। मतलब इसको आप क्या करेंगे, पूरा फुल वोल्टेज यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं 440 वोल्ट इसका रेटिंग हो, तो इस पर 440 नहीं देंगे, 440 पे जल जाएगा, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसका क्या है 1 माइनस ये क्या था, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, इसलिए क्या जल जाएगा। इसलिए इसमें रेटेड करंट बढ़ाने के लिए आपको मात्र 20 से 30% आप वोल्टेज जैसे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बोल गए, वहाँ तो ट्रांसफार्मर में तो 10% था, 7 से लेकर के 10% था, यहाँ पर भी आप 15% जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, रेटेड करंट बहने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा रेटेड करंट बढ़ाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज फुल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये जल जाएगा। तो हम क्या है, इसमें मुझे क्या याद रखना होगा, मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इसमें क्या करना है, कॉपर लॉसेज निकालना है। तो कॉपर लॉसेज निकालने के लिए इसमें रेटेड करंट फ्लो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लो वोल्टेज पर ही क्या हो जाता है, रेटेड करंट फ्लो होने लगता है। और नो लोड टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते थे, ये थोड़ा सा ही ध्यान रखने वाली बात है। तो वही हमने लिखा है, लो वोल्टेज पर ही रेटेड करंट बहने लगता है। अब देखो भाई क्या करते हैं, अतः यहाँ पर V की वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि आपने कम वोल्टेज पर हमें रेटेड करंट बहाना है, तो कम वोल्टेज पर इसमें क्या आ जाएगा, कम वोल्टेज पर आपका रेटेड करंट बहने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, मतलब फाई भी BM के प्रोपोर्शनल होता है। जो फाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, V/F का। F की वैल्यू क्या है आपकी, ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या रखे हैं आपने, कम अप्लाई किया है, क्योंकि आपको रेटेड करंट बहाना है, तो कम ही वोल्टेज से इसमें रेटेड करंट बहने लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जब कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब BM की वैल्यू कम हो जाएगी तो I म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है, वो भी क्या हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लक्स किससे पैदा होता है, I म्यू से पैदा होता है, I म्यू की वजह से पैदा होता है। तो ये करंट कम बहने का मतलब XM की वैल्यू क्या हो गई, XM की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो XM की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, XM को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो अभी जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बनाए थे, तो यहाँ पर हम क्या लिए थे, XM लिए थे। लेकिन आगे जो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फाइनल बनाएंगे, यहाँ पर देखें XM को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। RC तो हटा ही था, XM भी हट गया। क्लियर है, और जो आपका यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या लगा था, R2 1 - S/S, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो क्लियर है, तो इस तरह से आपने ये क्या पाए, आपने ब्लॉक रोटर टेस्ट का ये इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आपको मिला। अब फिर बोल रहे हैं ये डैश होता है, इससे कोई फर्क नहीं होता अगर हम ना लिखे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में बहुत इस पर कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में वो डैश ही होता है, क्योंकि रिफर्ड वैल्यू है। अब देखिए बात करते हैं कोल लॉस। तो कोल लॉस क्या होता है, वो किस पर, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट के क्या होता है, बराबर होता है। और कोल लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके है,
यह फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये वोल्टेज के है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि कोर लॉस वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो कोर लॉस इस वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। अब वोल्टेज आप क्या लगा रखे हैं, ऑलरेडी कम लगा रखे हैं, तो कम लगाने की वजह से तो कोर लॉस भी क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कोर लॉस को इग्नोर कर देते हैं। तो कौन सा लॉसेज मात्र बचा, अब एक केवल चूंकि रोटर तो रुका हुआ है इसलिए फ्रिक्शन और विंडेज तो होगा नहीं, कोर लॉस आपने ऑलरेडी इग्नोर कर दिया है, तो क्या बचा, ओनली कॉपर लॉस बचा। तो हमने देखिए एनआर को हमने क्या कर लिया है, जीरो कर लिया है, इसलिए जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस ऑलरेडी जीरो होगा क्योंकि रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पर है। तो इस प्रकार इस टेस्ट में वाटमीटर द्वारा, जो आपने वाटमीटर ये लगा है 2 वाटमीटर, क्योंकि ये 2 वाटमीटर मेथड क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, इसमें कम नंबर ऑफ वाटमीटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 2 वाटमीटर लगाए हैं। तो इस वाटमीटर के द्वारा ओनली कॉपर लॉस मेजर की जाती है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम इससे क्या मेजर कर रहे हैं, आपका कॉपर लॉस मेजर कर रहे हैं। अभी तो मेरा एम क्या था, 2 चीज़ मेजर करना था, एक कॉपर लॉस मेजर करना था और दूसरा क्या मेजर करना था कि सीरीज पैरामीटर ज्ञात करना था। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो हम सीरीज पैरामीटर देखिए कैसे क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, ऑलरेडी आप यहाँ पर वोल्टेज लगा रखे हैं। थोड़ा सा इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट समझते हैं। ये वोल्टेज आपने लो वोल्टेज यहाँ पर लगा रखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रेटेड करंट चाहिए, आई रेटेड चाहिए। क्लियर है, इसका अगर हम क्या करें, इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका RE1 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R1 डैश, सॉरी R2 डैश हो जाएगा। क्लियर है, आपको पता है जैसे ट्रांसफार्मर पढ़े थे। तो इन दोनों की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आपका ये लिख देंगे, ये वाला पोर्शन। क्लियर है, इसी तरह क्या होता है, XE1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1 प्लस X2 डैश। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या लेंगे, इन दोनों की जगह पर हम लोग ये आपका लिख दिया। क्लियर है, अब देखिए क्या हुआ, अब इससे ये हुआ और आपने वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो क्या है, लो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, और जबकि इसमें करंट रेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड निकालेंगे। यहाँ से हम लोग एक तो में ZBR, यहाँ ZBR मतलब ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस है, ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस है। क्लियर है, तो यहाँ से आपने वोल्टेज लगाया है, यही वोल्टेज, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसको V1 बोल रहे हैं, VBR, और जो करंट है, जो रेटेड करंट है वो IBR ब्लॉक रोटर करंट है। तो यहाँ से आपको जो वाट मीटर की रीडिंग देगी वो क्या देगी, वाट मीटर की रीडिंग, क्योंकि इसमें कौन सा लॉसेज होगा, मात्र कॉपर में लॉसेज होगा। तो 3I स्क्वायर BR RE1, मतलब ये इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IBR हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ से जो RE की वैल्यू आ गई, यहाँ से RE की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाट मीटर की रीडिंग आपने जो निकाला है, मतलब W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 3I स्क्वायर BR। क्लियर है, इससे आप क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, किसका रेजिस्टेंस, R1 और R2 डैश निकाल लेंगे। तो हमने एक मेरा जो क्वेश्चन था कि हमें सीरीज पैरामीटर निकालना है, तो मेरा एक सीरीज पैरामीटर निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, दूसरा मुझे क्या निकालना है, रिएक्टेंस, मतलब X1 और X2 निकालना है। तो यहाँ से आपका क्या हो, ये RE1 आपको पता है R1 प्लस R2 डैश होता है। तो हाँ, एक चीज़ और है, अभी ये निकला नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि R1 जो निकालते हो कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस RE के अंदर दोनों बैठे हैं, तो आप अलग कैसे करेंगे भाई, आपने RE1 निकाला है लेकिन हमें R1 चाहिए और R2 चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे निकालेंगे, अगर R2 निकल गया है तो यहाँ पर R2 डैश निकाल देंगे। तो R2 डैश अगर निकल गया है तो उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि R2 डैश का आपको फार्मूला पता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है तो ये NE1 हो जाएगा और ये हो जाएगा NE2 हो जाएगा और यहाँ पर R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप R2 डैश निकाले हैं तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही रहेगा, मतलब R2 डैश निकाल लेंगे तो R2 इससे निकल जाएगा। ये तो क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि हमें R2 डैश कैसे निकलेगा।
चूँकि जो R1 है उसको अभी हम पीछे भी बता चुके थे और सिंक्रोनस मशीन में बता रखे थे कि इसको वोल्ट मीटर अमीटर द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वोल्ट मीटर अमीटर द्वारा हमने R1 निकाल लिया, क्योंकि वो तो क्या है, रोड स्टेटर पर लगा होता है। और जो R2 डैश होता है, चूँकि RE हमें पता है फाइंड आउट कर लिए इस टेस्ट से, तो R2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE1 माइनस R1। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा R1 और R2 निकल गया। अब मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, X1 और X2 डैश, X1 और X2 निकालना। चूँकि X2 यहाँ से हमने X2 डैश निकालेंगे और X2 डैश को हम क्या करेंगे, रिफर्ड कर देंगे तो X2 निकल जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर R2 डैश किया है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए जो होता है XBR, तो XBR इक्वल टू क्या होता है, तो ZBR जो आपने ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस निकाला है, ब्लॉक रोटर इम्पीडेंस निकाला है, उसमें से अगर रेजिस्टेंस क्या कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर का माइनस कर दीजिए, तो ये आपका ये क्या निकल जाएगा, XBR निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली XBR क्या है, ये XE1 है। तो XE1 की को हम क्या बोल रहे हैं, XBR। तो XBR के अंदर क्या है, दो लोग हैं। एक कौन है, एक आपका X1 है, आप स्मॉल लिखना है, और प्लस दूसरा क्या है, X2 डैश है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, दोनों को बराबर इक्विवेलेंट डिवाइड कर देते हैं। मतलब XBR को क्या करेंगे, दो भाग में 2 से डिवाइड करेंगे और दोनों की वैल्यू क्या मान लेते हैं, लगभग बराबर होती है। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा सीरीज पैरामीटर भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, एक चीज़ आपको ध्यान होगा, जब हम लोग कौन सा टेस्टिंग कर रहे थे, नो लोड टेस्ट कर रहे थे। तो नो लोड टेस्ट में, नो लोड टेस्ट हम जो कर रहे थे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना था, अगर आपको याद होगा और रिमाइंड कर लीजिए, याद आ जाएगा, बहुत कोई टफ नहीं है। तो ये आपका बना था नो लोड टेस्ट। ये क्या था, R1 था, ये आपका X1 था, और ये क्या था, ये आपका XM था। तो यहाँ से जो निकला था मुझसे, वो क्या निकला था, नो लोड टेस्ट में यहाँ से X1 निकला था और इसमें आया था X1 प्लस XM आया था। तो ये निकला था। अब यहाँ पर आपने इस टेस्ट से, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट से आपने X1 निकाल लिया है। तो क्या करेंगे, आपने जब X1 निकाल लिया, जो अभी वही बोल रहे थे, जो XNL निकाले थे वो क्या था, X1 प्लस XM था। और इस टेस्ट से आपने क्या निकाल लिखे हैं, यहाँ से आपने X1 निकाल लिया ब्लॉक रोटर टेस्ट से। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट जब X1 निकाल लिए हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, XM भी निकल जाएगा। तो मतलब वहाँ जो शंट पैरामीटर निकाले थे, तो एक्यूरेट XM निकालने के लिए, मतलब XM को एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें दोनों वैल्यू का यूज़ करने पड़ेगा, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है भाई। अब देखिए क्या है, अब मेरा क्या है, ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा को इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है, तो उस समय इंडक्शन मोटर क्या है, NR की वैल्यू क्या होगी भाई, NR की वैल्यू आपकी 0 होगी। NR की वैल्यू 0 मतलब S की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये स्टैंड स्टिल कंडीशन की होगी। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब जो ब्लॉक रोटर टेस्ट जो कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पर है। तो इस समय इसका मतलब क्या है, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा को आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा को स्टार्टिंग की तरह भी प्रयोग कर, जहाँ पर इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा इसके डेटा को, ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा को एट द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो IBR है, जो आपने स्टार्टिंग में करंट निकाले थे, ये IBR मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट, वो किसके बराबर होगा, वो ISC या I स्टार्टिंग के समय बराबर होगा। ये तीनों वैल्यू क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्लियर है। वही हम लिख रहे हैं, वही हमने लिखा है, यदि मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए, मतलब सीधे सप्लाई दे दी जाए, डायरेक्ट या स्टार्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे ये कहने का है, सीधे हम इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दें, तो 2 सप्लाई जैसे दे देंगे, तो उस समय जो I1 बहता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, या इसको आप क्या बोलिए, IBR भी बोलिए तो भी सही है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, इस ISC और IBR में एक थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, सोचिए। जब ये करंट बहाए थे, सोचिए ये जब करंट बहाए थे, उस समय जो वोल्टेज लगाए थे वो क्या लगाए थे, छोटा वोल्टेज लगाए थे, स्मॉल वोल्टेज लगाए थे। और जबकि ये जब ISC निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन में डायरेक्ट जब सप्लाई दे रहे हैं, उस समय जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, रेटेड वोल्टेज अप्लाई होगा।
अर्थात जो ISC होगा वो बड़ी होगी और ब्लैक रोटर करंट जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन इन दोनों में आप चाहेंगे तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। हमने बोला है ISC इक्वल टू क्या होता है, V रेटेड अपान RE1 प्लस, ये प्लस होना चाहिए, और XC1 का स्क्वायर हो जाए। यहाँ लिखा है, सॉरी, XC1 का मतलब आपने अभी कुछ देर पहले इक्विवेलेंट सर्किट भी समझे थे। ये क्या था, ये RE1 था, और ये क्या था आपका, ये XC1 था, और ये आपका V1 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका जब आपने क्या करें, डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर जो ये करंट बहेगी उसको बोलेंगे ISC, और यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो फुल रेटेड वोल्टेज, मतलब रेटेड वोल्टेज होगा। तो उस समय ये क्या हो जाएगा, V रेटेड अपान ZSC, ZSC यही होगा इन दोनों का, इसको हम ZSC बोल रहे हैं। लेकिन ZSC और ZVR दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। देखिए क्यों, अब ब्लैक रोटर टेस्ट में क्या कर रहे हैं, सर्किट तो यही है आपका, सर्किट यही है, लेकिन जो यहाँ वोल्टेज लगा रहे हैं ये स्मॉल वोल्टेज लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है आपका RE1 और ये क्या आपका XC1, क्लियर। तो यहाँ से अगर इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों का जो इम्पिडेंस है वो Z क्या है, वो बराबर है। ये Z क्या होगा, ये ZVR के बराबर भी होगा, और ये ZSC के बराबर होगा। SC तब बोलेंगे जब ये फुल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑनलाइन में जो हम लोग पढ़ेंगे ये दिखेगा भी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया मेरा, और IVR से क्या आ गया, VVR अपान ZSC। बस ये VR क्या है, स्मॉल होता है, और ये क्या होता है, फुल वोल्टेज होता है, मतलब रेटेड वोल्टेज होता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन निकालिए। तो अगर इन दोनों इक्वेशन, इसको क्या कर दीजिए, अगर आप डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे क्या है ZSC और इसमें भी क्या है ZSC, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ISC अपान IVR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V रेटेड अपान VVR। तो देखिए ISC अपान IVR इक्वल टू V रेटेड अपान VVR, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो ISC इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा V रेटेड VVR इंटू IVR। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग, ये कभी कभी इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पर, एक गेट का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश लगाते हैं। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, और ये गेट में आया था, गेट 2012 या 13 में आया था ये, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको मिल भी जाएगा क्वेश्चन, जैसे आप नेट पर डालेंगे तो ये आ जाएगा। और ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ना ज़्यादा कठिन है ना ही ज़्यादा टफ है, सॉरी ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा इजी है। तो एक क्वेश्चन है, द लॉक्ड रोटर करेंट, लॉक्ड रोटर का मतलब ये टेस्टिंग कौन सी की जा रही है, मतलब ब्लैक रोटर टेस्ट किया जा रहा है, ये ब्लैक रोटर टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या कर रहा है, द लॉक्ड रोटर करेंट इन अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड 50 किलोवाट, मतलब जो वाट मीटर लगाए थे तो क्या हुआ है, उस समय जो आप पावर मेजर करेगा वो W1 और W2, वो कितना मेजर करेगा, वो W1 W2 15 किलोवाट मेजर कर रहा है, ठीक है। 4 पोल 230 वोल्ट, मतलब आप V रेटेड की वैल्यू क्या है, 230 वोल्ट है। 4 पोल 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर एट द रेटेड कंडीशन इज ए 50 एम्पियर। और यहाँ पर जो I रेटेड बह रहा है, तो I रेटेड यही क्या है, ये ISC भी होगा, क्लियर है, क्योंकि यही क्या हो जाएगा आपका ISC भी हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, या ISC बोलिए IVR बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना दिया है, 50 एम्पियर दिया है, ठीक है। निगलेक्टेड लॉसेज एंड मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब I म्यू को हमने क्या कर दिया, I म्यू को हमने इग्नोर कर दिया, मतलब जीरो मान लिया, निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्टिंग लॉसेज मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब कोल लॉस को भी इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जैसे पता है कुछ में बहुत थोड़ा सा आता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। द अप्रॉक्सीमेट लॉक्ड रोटर लाइन करंट, मुझे क्या निकालना है, जब आपने लाइन करंट निकालना, अभी तो आप लाइन करंट निकाले, आप बोलेंगे सर 50 एम्पियर है, लेकिन किस कंडीशन में, लॉक्ड ड्रॉन व्हेन द मोटर इज ए कनेक्टेड 236 वोल्ट 57 हर्ट्ज, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं
शॉर्ट सर्किट ब्लैक रोटर टेस्ट की कंडीशन में, उस समय आप रेटेड से भी क्या ये ऊपर से हाई वोल्टेज लगा रहे हैं 236 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितना, 57 हर्ट्ज। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी को बदल दे रहे हैं उस समय कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये रेटेड नहीं दिया है, जो हमें यहाँ लिख दिए थे ये 230 वोल्ट, ये क्या है, ये ब्लैक रोटर टेस्ट की कंडीशन में लगाया गया है। हो सकता है ये 440 वोल्ट का हो, या इसका रेटेड क्या है नहीं मालूम है। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि एक ब्लैक रोटर टेस्टिंग हम कर रहे हैं, जिसमें हमने वाट मीटर लगा रखे हैं। उस वाट मीटर द्वारा ये कितना वाट मेजर कर रहा है, 15 किलोवाट मेजर कर रहा है। ठीक है, 15 किलोवाट मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई की है वो कितना है, 230 वोल्ट, और जो रेटेड करंट बहेगा, यह आपको पता है को किसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट बहता है वो 50 एम्पियर है। और आई म्यू की वैल्यू उन्होंने बोल दिया, इग्नोर कर दिया है। अब उन्होंने बोला अगर फ्रिक्वेंसी को क्या कर दीजिए, फ्रिक्वेंसी को 57 हर्ट्ज कर दीजिए और वोल्टेज क्या कर दीजिए 236 कर दीजिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज यहाँ है। इस कंडीशन में आपका जो करंट होगा, जो 50 एम्पियर पहले बह रहा था, अब वो करंट कितना हो जाएगा। तो सिंपल है, तो हमें क्या निकालना है, हमें IBR निकालना है। किस वोल्टेज पर, इस वोल्टेज और इस फ्रीक्वेंसी पर निकालना है। ठीक है, तो IBR इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को पता होगा, IBR इक्वल टू V/√RE1 का स्क्वायर प्लस XC1 का स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको याद होगा तो ये क्या था, बना था, ये R था, ये X था, और ये शॉर्ट सर्किट था, ये वोल्टेज था, ये RE1 था और ये XC1 था। तो इस करंट को क्या बोलते थे, इस करंट को हम लोग IBR बोलते थे। तो IBR तो यही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट है, नहीं सॉरी हाँ 230 वोल्ट है, डिवाइड बाय RE की वैल्यू क्या है, RE की वैल्यू तो RE की वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, और XC की वैल्यू वो भी नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, हमें किसी तरह से RE1 और XC1 निकालना पड़ेगा। तो RE1 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये कापर लॉस, मतलब यहाँ से दिया है जो लॉसेज हैं, वो लॉसेज कितना दिया है, कितना है आपका 15 किलोवाट है। तो ये क्या हुआ, जो लॉसेज है वो W1 W2 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने दे दिया 15 किलोवाट, और कितना है, ये क्या फॉर्मूला था, 3IBR स्क्वायर प्लस RE1। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ये तो आपको दिया है, ये कितना 50 एम्पियर, और यहाँ से RE1 निकल जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो RE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, 2 ओम निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें XC1 निकालना है। तो XC1 कैसे निकलेगा, अब देखिए क्या है, अगर हम XC1 की बात करते हैं तो फार्मूला फिर इसी में जाइए, ये जो फार्मूला आपने लगाया था, तो यहाँ पर जो करंट है इससे इस पर चलते, इस पर यहाँ पर करंट कितना है 50 एम्पियर है, और यहाँ वोल्टेज कितना दिया है 230 वोल्ट, और उसको हम क्या करेंगे √3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें किसमें है, ये स्टार में कनेक्टेड है। तो ये 230 डिवाइड √3, और डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, RE1 को वैल्यू दे रखा है, वो कितना है 2 ओम का स्क्वायर और प्लस XC1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, XC1 को निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे XC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू वो आ जाएगी 1.74। ठीक है, अब इस XC1 को क्या कर लेंगे, आप रिफर्ड भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, XC1 डैश निकाल लेंगे, तो ये आपका जो निकल जाएगा वो आ जाएगा 1.98 हर्ट्ज। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, ब्लैक रोटर टेस्ट IBR निकालना था। फिर वही क्या फार्मूला, IBR इक्वल टू अंडर वोल्टेज √RE1 का स्क्वायर और प्लस XC1 का स्क्वायर। क्योंकि वोल्टेज उन्होंने कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो गया, जो रिफर नहीं किया गया है, ये तो XC1 आया है, लेकिन X की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, X की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1.74 आया था, 1.74 आया था, इसमें क्या करेंगे, इसमें 57
इंटू 50 करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बदल गया। तो बदल गया तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 57/50 कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.74 से क्या हो जाएगी, 1.98 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, आर ई तो निकाल लिया और एक्स ई को भी निकाल लिया। तो यहाँ क्या कीजिए, वोल्टेज आपने अब कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब वोल्टेज आप 236 अप्लाई करेंगे। 236 √3 और डिवाइड बाय आर ई की वैल्यू क्या है, 2 ओम का स्क्वायर और प्लस एक्स ई 1 की वैल्यू 1.98 आया था इसका स्क्वायर। इस तरह से आप क्या करेंगे, आई बी आर निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 46 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 46 एम्पियर आएगा। ये गेट में आया था। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।